गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर कॉमर्स एंड आर्ट्स। दिस इज़ द पार्ट 11 लेक्चर। आज हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं 91। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 से 1990 तक जो 7 पंचवर्षीय योजना चला उसमें कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ। उस पीरियड में अगर हम लोगों ने देखा, जो पिछले हम लोगों ने लेक्चर में देखा, उसमें ये था कि दैट टोटल 5-year plans were focused on the social upliftment, social justice and these all the public sector। सारे पब्लिक सेक्टर जो है इसी काम में लगे, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी दूर करो, और ये सब सारे काम में लग गया। एक चीज़ हुआ, इसका हुआ क्या कि जो भी पब्लिक सेक्टर थे, रेदर दे आर बिकमिंग द प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, दे वेर प्रूव देमसेल्फ एज द सोशल जस्टिस, सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड तो उसका परिणाम ये हुआ कि देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट में आया। 1991 में भारत को एक अभूतपूर्व इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा। विदेशी ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए था, पैसा था नहीं। विदेशों से लोन लेना और उससे जो है लोन लेना, फिर उसका ब्याज देना, एक माने अभूतपूर्व स्थिति, आर्थिक स्थिति आ गया था। और 91 में एक ऐसी स्थिति आ गई कि जब भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज जो फंड रिजर्व था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो मात्र 15 दिन का रह गया था। अब उसको मतलब अगर हम उस समय आवश्यक सामान को विदेश से मंगाए तो भी हम उसको पूरा नहीं कर सकते, माने इतना कम दिनों के लिए हमारे पास रह गया था। अगर इसको देखा जाए उठा करके, दिस वॉज द टोटल माइक्रो मिसमैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी। हमारे अर्थव्यवस्था का जो प्रबंधन था मूलतः वो सही नहीं था, जिसके वजह से हमारी ये स्थिति आई कि जिससे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग उधार लेने के लिए हम लोग बाध्य होते गए, और जिसका परिणाम होता था कि हम उनको उनकी शर्तों को मानना पड़ता था। अब ऐसा हमने क्यों हुआ तो हमने बता भी दिया। गरीबी, बेरोजगारी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ऑल दिस वेयर द रीजन बिहाइंड ऑल दिस। अब जब भारत को राजस्व मिल नहीं रहा है, खर्चा बढ़ता चला जा रहा है, भारत जो है एक क्रेडिट ट्रैप में आ चुका है, तो वहाँ पर जो है एक मुसीबत है। और जो फॉरेन एक्सचेंज फंड है वो कहीं ना कहीं हमारा क्रिएशन से ज़्यादा कंजम्पशन पे लग गया था। अब ऐसी स्थिति में it at that time it was become very difficult to manage the equilibrium between the revenue and the expenditure। और उस समय जब हमारी सरकारें, जब IBRD, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके पास गए, IMF के पास गए, हम लोग खटखटाया गया, तो उनसे जो है $7 बिलियन का ऋण उस संकट को, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, सामना करने के लिए मिला। हम आगे इस पे जाएं, $7 बिलियन हम बता दें। एट दैट टाइम नरसिंहा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए, वो समय वित्त मंत्री थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब हम IMF और वर्ल्ड बैंक ने एक अच्छा लोन दिया, तो उसने शर्त रखा कि भैया ऐसा है कि आप बार बार लोन लेते रहोगे और ये स्थिति अच्छी नहीं है, आपको अपने इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चेंजेस में लाना पड़ेगा, कुछ न कुछ चेंजेस लाइए ताकि ये स्थिति बार बार ना आए। तो हमारी गवर्नमेंट टोटल उनके इन्फ्लुएंस में थी, और होना भी चाहिए था, ज़रूरी भी था, क्योंकि जो पैसा देगा वो चाहेगा कि पैसा हमारा और खर्चा करने का तरीका आपका ये नहीं चल सकता। तो उन्होंने शर्तें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जो निजी क्षेत्रों पर आपने जो एक
प्रतिबंध लगाया है, आप बहुत ज़्यादा सरकारी हस्तक्षेप करते हो, ये सब सारी चीज़ों को जो है आप हटाइए। इसको देखते हुए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक और हमारे IMF के शर्तों को माना और एक नया कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए दो तरीके को अपनाया गया, एक स्टैंडिंग रेमेडीज और एक स्ट्रक्चरल रेमेडी। स्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ जो सुधार हुआ दो भाव, वो अगर हम कहें एक जो अस्थायित्वकारी, जैसे स्थायित्वकारी जो शॉर्ट टर्म पर, प्रोसीजरल वर्क पर, और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइए जो पूरे सिस्टम को चेंज करे, इस दो पर आया जो लॉन्ग टर्म का, यानी आपका स्टैंडिंग, प्रोसीजरल वर्क शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चरल चेंजेस लॉन्ग टर्म के लिए आया। इसका उद्देश्य ये था कि जो भुगतान संतुलन के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम हुई है उसको हम दूर कर सके और कहीं न कहीं जो इन्फ्लेशन महंगाई आ रहा है उसको मैनेज करें और अपने यहाँ पर्याप्त मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज फंड को हम मैनेज कर पाएँ, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों पर करते हुए एक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नया ड्राफ्ट बनाया जो पिछले LPQ लाइसेंसिंग, पब्लिक सेक्टर एंड कोटा को रिप्लेस करते हुए LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, ये आया। हम पहला शुरुआत है दैट इज द LPG कॉन्सेप्ट। आप ध्यान रखना बेटा, आप लोग कुछ लोग 10 तक साइंस पढ़े हो, LPG का मतलब यहाँ पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है, यहाँ LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्लास है, हम केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। पहला हम लोग चर्चा करते हैं कि उदारीकरण। इसके तहत भारत सरकार ने जो लाइसेंसिंग प्रणाली थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रूल था, पहले क्या था कि हमारे जो बिजनेस इंडस्ट्रीज थे 36 डिपार्टमेंट उनका इंस्पेक्शन करते थे, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था। यह था कि सब इनको मुक्त करो, हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ों के लिए लाइसेंस दीजिए जो किसी नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों के लिए कि हम लाइसेंस को हम बहुत इजी बना दें, लिबरलाइज बना दें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दे शुड कम फॉरवर्ड, ठीक है ना। बहुत से ज़्यादा क्षेत्रों को उन्होंने मुक्त भी किया और ठीक है कुछ एक क्षेत्र में रहना चाहिए, हर चीज़ के लिए हम गवर्नमेंट से पूछें ये संभव नहीं है। इसमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को भी लिया गया, टेक्नोलॉजिकल जो अपग्रेडेशन है उसको किया, फिजिकल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो नीतियाँ थी उसको भी सरल बनाया गया, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और वो आगे काम कर सके। इसके तहत जो है उद्यमी को एक फर्म स्थापित या बंद करने के लिए ज़्यादा अनुमति लेने के लिए जो पहले था कम कर दिया गया। तमाम क्षेत्रों को जो रिस्ट्रिक्टेड था उसको निजी उद्योग में प्रवेश जो निषिद्ध था उसको परमिशन दिया गया और जो कुछ लघु उद्योग के क्षेत्र में थे उनको भी नियंत्रण से मुक्त किया गया। भाई आप किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते, यानी कि लिबरलाइजेशन का हम सीधा मतलब है कि हम लोगों ने जो एक रिस्ट्रिक्शन था उसको लिबरलाइज किया। देखो कहीं भी तो एक नॉर्मल कोर्स है कि अगर हम बहुत ज़्यादा बच्चों को रिस्ट्रिक्शन में रखेंगे और चाल है IAS बन जा, CA बन जा, ITN बन जा, नहीं हो सकता। कुछ लोग कुछ अब तो कहते नहीं है स्वतंत्रता ठीक है, स्वच्छंदता नहीं। हमारी इकॉनमी रिस्ट्रिक्टेड थी, अब हमने स्वतंत्र किया, तमाम चीज़ों को उसको किया गया, उसको आगे बढ़ाया गया। हाँ कुछ एक क्षेत्र जो जोखिम बड़ा था हमारे और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से था उसको हम लोगों ने छोड़ करके लाइसेंसिंग व्यवस्था करीब करीब समाप्त कर दिया गया। डिफेंस के क्षेत्र को भी उसमें हाँ रखा गया था, हमें इन सब चीज़ों को रखा गया। स्टॉक एक्सचेंज को भी जो है तमाम चीज़ों के उसको शामिल किया गया। रिजर्व बैंक
जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी था फाइनेंशियल, उसकी भूमिका भी थोड़ी बदली गई कि कहाँ से साहब आप ठीक है रेगुलेटरी बॉडी हो, लेकिन आपका काम सिर्फ डंडा लेके मारना नहीं है। आपका काम है बैंकों को, जो हमारे मनी मार्केट है, जो बैंक है, उनको रेगुलाइज करना, उनको असिस्ट करना, रेदर की डंडा मारे। ये भूमिका को इन्होंने यहाँ पर चेंज किया गया और उसका परिणाम हुआ कि तमाम ऐसी चीज़ें आने लगी। और जब धीरे धीरे विदेशी बैंक भी आने लगे और उसके तरह बैंकों की जो पूंजी थी उसमें 74 बढ़ा करके 74% हम लोगों ने भागीदारी, विदेशी भागीदारी को भी कर दिया कि सब विदेशी लोग आए। और ये भी किया गया कि जो सर्टेन क्राइटेरिया करने वाले बैंक हैं, जैसे बैंक अगर कोई ब्रांच खोलता तो ये था कि रिजर्व बैंक की अनुमति लो। इसमें कहा कि जो बेस्ट परफॉर्मर बैंक है वो निर्णय खुद ले सकते हैं कि ब्रांच खोले कि ना खोले। इसके लिए ये था कि साहब अब सबको इस चीज़ के लिए रिजर्व बैंक से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे और भी तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो है, उन लोगों जो है हमारे पेंशन फंड और अदर म्यूचुअल फंड में भारत के उन लोगों को परमिशन मिला कि आप वो आइए। साथ ही साथ भारत सरकार ने जो टैक्स सिस्टम था उसको भी दुरुस्त किया। आप जानते हो 2 तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट जैसे इनकम टैक्स होता है और इनडायरेक्ट जीएसटी होता है। हाई रेट होना एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण बन जा रहा था। उसको इस तरीके से करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए लेकिन रेट कम। हमको ज़्यादा टैक्स कलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए, न कि ज़्यादा टैक्स इम्पोजिशन। इसके लिए तमाम टैक्सों को कम किया गया। इसी पीरियड में अब इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी आता है, पहले सेल टैक्स था फिर वैट था। 2016 में जीएसटी अमेंड एक एक्ट आया जिसके तहत एक राष्ट्र और एक बाजार, वन टैक्स वन मार्केट के सिद्धांत पर हम लोगों ने टैक्स का इनडायरेक्ट टैक्स का निर्माण किया। यानी कि हर सामान पर जो कर्नाटका में टैक्स लगेगा वही इंडिया में, उत्तर प्रदेश में लगेगा। ये सारी चीज़ें किया गया। पहला सुधार जो विदेशी फॉरेन एक्सचेंज उसमें हुआ वो था 91 में भुगतान संतुलन की समस्या को तत्काल दूर करने के लिए भारत सरकार ने अपने विदेशी मुद्रा का अवमूल्यन किया। अवमूल्यन करने के कारण हमारा सामान जो है जब रेट कम हो जाएगा तो हमारा सामान एक्सपोर्ट सस्ता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा और जिसकी वजह से जब डिमांड बढ़ेगा, एक्सपोर्ट होगा तो देश में और डिमांड क्रिएट होगा। तो एक लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ये सारी चीज़ें आएंगी। धीरे धीरे भारत सरकार ने जो है टेक्नोलॉजी को भी आना शुरू कर दिया और ये सब कुछ को आने लगा। टैक्स एग्जम्पशन पर भी किया गया। आयात निर्यात पर जो है तमाम प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, ठीक है। तमाम शुल्कों में कटौती की गई, लाइसेंस प्रक्रिया को शुरू किया गया। ये सब सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को किया गया। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे इस पीरियड में कि भारत सरकार ने इसी पीरियड में एक शुरू किया नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंडिट के लिए नवरत्न कंपनियां, जिसमें 3 भागों में बांटा गया, महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न। इसमें कुछ कंपनी जैसे महारत्न में आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिया गया। नवरत्न में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम और लघु रत्न में भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे कैटरिंग। इसका अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? इसका बेटा ये सीधा सा मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो ये ली गई, इसका था कि ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो बेस्ट परफॉर्मर हैं और हमारा फ़ायदा भी अटेंड कर रहे हैं, इनको तमाम क्षेत्रों में इनको प्रिविलेज दिया गया कि ये खुद निर्णय ले सकते हैं बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। शेयर कैपिटल को बढ़ाना, फॉरेन विदेशों से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना, ये इनके परव्यू में डाल दिया गया ताकि ये अपने हिसाब से ही अपनी संस्था को मैनेज कर सकें। इस तरीके से सारी चीज़ें ये आई हैं, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। देखो जब लिबरलाइज होगा, जैसे आप इसको ऐसे लो बेटा कि
मान लीजिए कि कोई घर है, वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, भाई यहाँ पर आइए, यहाँ जूता उतारिए, बाथरूम जाइए तो आके नहाइए धोइए, फलाना जी ज़मीन बचाइए, माने वो दादी जी का बड़ा रिस्ट्रिक्शन है, तो जल्दी मेहमान घर में ही नहीं करते। यही इकॉनमी है कि टोटल पहले रिस्ट्रिक्शन था तो जल्दी हमारी इकॉनमी में लोग आ नहीं रहे थे, लेकिन बाद में भारत सरकार ने जो है जब उदारीकरण लिबरलाइजेशन का लिया तो धीरे धीरे हमारे यहाँ जो है सब लोग आने लगे। भारत सरकार ने जो है तब प्राइवेटाइजेशन का जो वर्क शुरू किया, जिसके तहत दो चीज़ कि कुछ चीज़ें पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उसको प्राइवेट सेक्टर में किया गया। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी उनके शेयर को डिसइन्वेस्टमेंट करते, उनके शेयर को मार्केट में प्राइवेट लोगों को प्राइवेट सेक्टर के लिए बेचा गया, जिसको कहा जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसके कारण जिसके बेचने से भारत सरकार को भारत सरकार का जो फिजिकल डिफिसिट बन रहा था वो कम होगा, क्योंकि अब फिजिकल डिफिसिट होने के कारण हमारी देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी और घाटी की अर्थव्यवस्था ज़्यादा होना एक दिक्कत का कारण बन रहा। जब भारत सरकार ने इसको किया तो वहाँ पर जो है जब विदेश से लोग आने लगे और हम डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत जो है हम सरकार शेयर को बेचने लगे तो भारत सरकार के पास पैसा आया तो जो फिजिकल डिफिसिट था बढ़ने लगा। साथ ही साथ अब आप देखो, नाउ इट हैज़ बिकम द पब्लिक सेक्टर हैज़ बिकम द कंपोजिशन ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आने लगे। तो पब्लिक सेक्टर का जब अधिकारी बात करता था तो सोशल मोटिव की बात करता था, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता था, और जब प्राइवेट सेक्टर में आएगा तो प्रॉफिट मोटिव का, तो नाउ इट हैज़ बिकम द रियल मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर दोनों आ गए। अब धीरे धीरे हमारी संस्थाएं जो पब्लिक सेक्टर की जो अभी तक घाटे में थी वो धीरे धीरे फायदा देने लगी। अब जब फायदा देने लगी तो उसमें ये हुआ कि साहब हमने बताया महारत्न इनके, और तो जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो निश्चित रूप से मॉडर्नाइजेशन, हर तरीके का मॉडर्नाइजेशन होगा। उसमें जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को होगा। ये है ना, एक कंपटीशन पैदा होगा। विदेशी कंपनियों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया, भैया आइए आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। ये सब सारी चीज़ें उस समय चलना शुरू हुई और जिसका परिणाम हुआ कि हमारी ये कंपनियां बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। ठीक है ना। देखो, अब तक हम लोगों ने जो देखा वो ये था कि जो एलपीजी था, अभी हमने दो बताए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन कहीं ना कहीं दिशा तय किया, एक डायरेक्शन सेट कर दिया लिबरलाइजेशन, और उस डायरेक्शन के वजह से जो हमारा क्या कहते हैं ये था प्राइवेटाइजेशन था, जो वो एक आगे बढ़ा तो वो दिशा से हम अब अपनी दशा सुधारने में लगे। दैट इज द प्राइवेट सेक्टर। नो द प्रॉफिट जो 91 के पहले जहाँ पर हमारी मिक्स्ड इकॉनमी में, जहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो हमारा मिक्स्ड इकॉनमी था वो सोशलिस्ट पैटर्न इकॉनमी को ज़्यादा फोकस कर रहा था। अब वो इकॉनमी हमारी जो मिक्स्ड इकॉनमी थी सोशलिस्ट से ज़्यादा कैपिटलिस्ट आ गई। अब मार्केट फोर्सेस में, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे दी। जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो नाउ ही विल बी दैट प्राइवेट सेक्टर विल प्रूव itself the game player of the market forces, that is the demand supply. These forces वो इन्फ्लुएंस करना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करना और क्रिएट करना। ठीक है ना। ऐसे दशा में हमने अभी बात किया था, नवरत्न और महानवरत्न कंपनियां भी तमाम आने लगी और जिसका परिणाम हुआ कि भारत एक अलग दिशा में जाना शुरू हो गया। हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज फंड रिजर्व आने लगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में हम बढ़ाने लगे। एक अलग हमने अभी बताया कि उसमें डिवेल्युएशन किया गया। ये अगर लॉन्ग टर्म में बात किया जाए तो एक जो अर्थशास्त्री बात करते हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी कि हम अपनी वैल्यू को डिवेल्यूएट किए, लेकिन कभी कभी मजबूरी होता है कि हाथ को काटना भी पड़ता है। उसी तरह बेटा ये डिवेल्यूएट किया गया। डिवेल्यूएशन का मतलब होता है बैन, ये हम समझा दें लास्ट में कि डिवेल्यूएशन का मतलब होता है बैन है होम करेंसी। गवर्नमेंट पर्पजली डिवेल्यूएट द होम करेंसी विद द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी। जब कोई सरकार अपने देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य से घटा दे तो उसको डिवेल्यूएशन करता है। उससे फ़ायदा ये होता है जो तत्कालिक कि हम जब आपको जो है हमारा मुद्रा सस्ता हो जाएगा तो हमारे यहाँ का जो सामान है वो सस्ता पड़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ने लगेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा लेकिन इंपोर्ट घटेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा
तो हमारे यहाँ जब डिमांड क्रिएट होगा तो फैक्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगा, इनकम बढ़ेगा। ये एक सारी चीज़ें एक साइकिल गवर्नमेंट चला देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा अब अर्थशास्त्री कहते हैं ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम अपने डिवेलप करें, लेकिन उस समय के लिए के कदम को हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय का लिया हुआ कदम अपनी जगह वो सही था। तो एलपीजी का हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट इसमें देखा, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग देखेंगे ग्लोबलाइजेशन और अदर चीज़ें जो हैं आएंगी, और भी चीज़ें आएंगी, फिर कैसे कैसे क्या हुआ उनको हम लोग देखेंगे। और तब तक के लिए हमारा गुड डे एंड गुड बाय।